नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। ये जो खून खराबा, गोला बारूद और दूर दूर तक गोलियों की तरतराहट जो आप अभी सुन रहे थे या देख रहे थे, वो आज की तारीख में अफगानिस्तान की सच्चाई है। बेहद खतरनाक और दहशत पैदा करने वाले हालात अफगानिस्तान में हैं। अभी जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, वहाँ लोग मौत के डर से या तो कांप रहे होंगे या फिर भाग रहे होंगे। दरअसल अफगानिस्तान में जो अभी की सरकार है, जिसके राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, जिनके पास अपनी फौज है, उस अफगानी सरकार और आतंकवादी संगठन के बीच में, जिसको आप तालिबान कहते हैं, खूनी जंग चल रही है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो जाएगा क्या, और अगर ऐसा होता है तो पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया में क्या कुछ होगा और दुनिया का समीकरण कितना बदल जाएगा, ये जानना आज जरूरी है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, पहले इसे देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान की सीमा से लगे फरियाब सूबे की है, जहां तालिबानी आतंकियों ने 22 अफगानिस्तानी कमांडोज को गोलियों से भून दिया। जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के लौटने का काम शुरू हुआ है, तालिबान के हौसले बुलंद हो चले हैं। तालिबान ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान की 3/4 हिस्से पर उसका कब्जा हो गया है और उसके लड़ाके राजधानी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके रास्ते में अफगानिस्तान की फौज हर जगह खड़ी है और हर मोर्चे से वो तालिबान पर हमला कर रही है। हालात इतने भयानक हैं कि इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान में बड़े खतरे में है। अभी कुछ रोज पहले भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जो इंटरनेशनल एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते हैं, दानिश पर यह हमला पाकिस्तान से लगे स्पिन बोल्दा के इलाके में हुआ। दरअसल इस इलाके पर तालिबान ने पिछले दिनों कब्जा करने का दावा किया था और उसे वापस लेने के लिए अफगानी फोर्स भयानक युद्ध लड़ रही थी। दानिश पर हमला पहले भी कई बार हुआ और एक हमले को तो उन्होंने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया था। अफगानिस्तान में आज की तारीख का सच यही है कि तालिबान भले ही ये दावा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के 3/4 हिस्से पर कब्जा कर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि 1/3 हिस्सा ही उसके नियंत्रण में है। टीवी स्क्रीन पर जो नक्शा अभी आप देख रहे हैं, उसमें नीले रंग में जो हिस्सा है वही अफगान सरकार के नियंत्रण में है। काले रंग के इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर रखा है और जहां लाल रंग है वहां लड़ाई चल रही है। कई मोर्चों से इंटरनेशनल मीडिया के जरिए अफगान सेना के तालिबान पर भयानक हमलों के वीडियोज आ रहे हैं। अफगान सेना के पायलट तालिबान के ठिकानों की तलाश में लगातार रहते हैं और जहां भी उनके लड़ाके नजर आते हैं वहां बम गिरा देते हैं। ऐसे हमले हो रहे हैं। ऐसे ही हमलों के चलते तालिबान अफगान एयरफोर्स के पायलट्स को चुन चुनकर मार रहा है। कारण यह है कि उसको लगता है कि अगर ये पायलट, जिन्हें अमेरिकी सेना ने ट्रेन कर रखा है, जिंदा रहेंगे तो वह अफगान फोर्स लगातार उन पर हमले करती रहेगी और ऐसा रहा तो काबुल पर कब्जे का उनका सपना पूरा नहीं हो सकेगा। हाल ही में अफगान सरकार के हवाले से यह कहा गया कि तालिबान ने एयरफोर्स के 7 अफसरों की हत्या कर दी है। इस लड़ाई का जो अफगानिस्तान में चल रही है, सबसे बड़ा कहर अफगानिस्तान की जनता पर टूटा है। जो इलाके में तालिबान के कब्जे में आ गए हैं, वहां उनकी जिंदगी नर्क हो चुकी है और जहां लड़ाई चल रही है वहां मौत लगातार तांडव कर रही है। द सन में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि तालिबान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वहां उसने एक फरमान जारी किया है कि हर इलाके के इमाम और मौलाना अपने यहाँ की 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट देंगे। वह इन महिलाओं को अपने लड़ाकों के हवाले कर देगा, उनसे उनका निकाह कराएगा और फिर पाकिस्तान के वजीरिस्तान में उन्हें बसा देगा। आप सोचिए कि हर परिवार के ऊपर अपनी बहू बेटियों को लेकर के क्या गुजर रही होगी।
समूचे अफगानिस्तान में लोग अपना घर परिवार लेकर भाग रहे हैं और किसी किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह घर परिवार लेकर लगातार भागते भटकते लोगों की अफगानिस्तान में बड़ी तादाद है। यूएनएचआरसी की ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 30 लाख अफगान लोग अफगानिस्तान के भीतर ही विस्थापित हुए। एक वर्ग ऐसा भी है जो हर हाल में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहता है और इसके लिए वो क्रिमिनल नेटवर्क का भी सहारा ले रहा है। इसमें दो बड़े खतरे हैं। पहला ये कि बाहर निकलने के लिए बहुत मोटी रकम आपको देनी पड़ रही है और दूसरा ये है कि कभी भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। बावजूद इसके लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ये उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे की तस्वीरें हैं। अगर आप नक्शे पर देखें तो यह ताजिकिस्तान और चीन से लगता हुआ प्रांत है। आज की तारीख में लगभग समूचा सूबा और उससे लगता हुआ तखार तालिबान के कब्जे में आ गया है। बदख्शां से तो 1000 से ज्यादा अफगान फौजी भागकर ताजिकिस्तान चले गए। इसके लिए ताजिकिस्तान ने अनुमति दी, लेकिन इस इलाके में तालिबान के आने के कारण उसने बॉर्डर पर अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ा दिया है। ताजिकिस्तान ने 20,000 रिजर्व फोर्स को बॉर्डर पर तैनात किया है। अफगानिस्तान के आज के हालात को समझना तब ज्यादा आसान हो जाएगा जब हम थोड़ा सा इतिहास को समझ लेंगे। सितंबर 2011 में अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन और उसके पूरे नेटवर्क को तबाह करने की कसम खाई थी। I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. अमेरिका का दावा था कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। उस समय अफगानिस्तान में इसी तालिबान की सरकार चल रही थी जो आज की तारीख में वहां कब्जा जमाने की लड़ाई लड़ रहा है। मुल्ला उमर तालिबान का सरगना हुआ करता था और जब ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान में ठिकाना बनाया उस समय उसने अपनी बेटी की शादी ओसामा बिन लादेन से कर दी। यह भी एक वजह थी कि तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने समूचे अफगानिस्तान पर ओसामा की तलाश में बमबारी शुरू कर दी और उसकी फौज वहां पहुंचने लगी। अलकायदा को तबाह करने की अमेरिकी मुहिम में अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया हो गया। जिस तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान की हुकूमत संभाली थी वह 5 साल में ही खत्म हो गया। अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के फैसलाबाद में ढूंढ निकाला और मार गिराया। बाद के वर्षों में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने मुल्ला उमर को एक हमले में ढेर कर दिया। लेकिन दोनों के खात्मे के बाद भी तालिबान, अलकायदा और ऐसे दूसरे आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय रहे। और अब जब अमेरिका और उसके साथी देशों की सेनाएं वापसी के आखिरी स्टेज में हैं, तालिबान अचानक उसी पुरानी ताकत के साथ जिंदा हो गया है। अमेरिकी फौज के 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद समूचा देश कभी भी अफगान सरकार के नियंत्रण में नहीं आ सका। एक बड़े इलाके पर तालिबान और उसके साथी संगठन लगातार संघर्ष करते रहे, वे खत्म नहीं हुए। इन 20 वर्षों में अमेरिका ने अपनी फौज का भारी जमावड़ा रखा और अफगानिस्तान के लोगों की एक सरकार काबुल में उसने बिठाई जो 2004 में बनी और आज भी चल रही है। उसी सरकार के मुखिया आज की तारीख में राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। एक सवाल आपके जहन में आ सकता है कि जब 20 साल तक अमेरिका ने अपनी ताकत लगाए रखी, अफगानिस्तान में एक सरकार बनाए रखी, तालिबान को दबाए रखा, तो अब जा क्यों रहा है? जबकि उसे पता है कि अफगानिस्तान के लोगों पर तालिबान का कहर टूटेगा, महिलाओं की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी और पूरे इलाके में आतंकवाद फिर से फन निकाल लेगा। इसका कारण यह है कि अमेरिका सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है। उसको यह लगता है कि अफगान युद्ध के चलते बहुत नुकसान हुआ है, उससे अमेरिका पीछे गया है। ओसामा और मुल्ला उमर को मारने के बाद भी वहां अपनी नाक बचाने के लिए वह बना रहा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए जो बाइडेन सरकार आज की तारीख में है उसने अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया इस साल अप्रैल में। वहां अब 600 के आसपास अमेरिकी सैनिक रह जाएंगे जो दूतावास और महत्वपूर्ण अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करेंगे। लेकिन तालिबान कह रहा है कि अगर कोई फौजी सैनिक उसके हाथ लगता है तो उसके साथ सलूक बहुत ही खराब होगा। सवाल यह है कि अमेरिका के लिए अफगानिस्तान कितना महंगा पड़ा, क्यों उसने वहां से हटने का फैसला किया, इसको भी आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए।
2001 में अमेरिका ने जब अपनी फौज को अफगानिस्तान में उतारा, उसके बाद से वह सैनिकों की तादाद बढ़ाता गया। 2011 में यह संख्या 1,10,000 के पार हो गई। उसमें नेटो के बाकी देशों की फौज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और अफगान युद्ध पर अमेरिका का सालाना खर्च $100 अरब को पार कर गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2001 से 2021 के बीच अपनी फौज रखने और अफगानिस्तान में तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों से लड़ने में $778 अरब खर्च हुए। अगर अफगानिस्तान में विकास योजनाओं पर अमेरिका के खर्च को जोड़ दिया जाए तो 2019 तक यह आंकड़ा लगभग $1,000 अरब तक पहुंच जाता है। इस दौरान अमेरिका ने अपने करीब 2,500 सैनिकों को खोया भी और करीब 21,000 घायल हुए। अफगानिस्तान का नुकसान अलग है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के साल 2019 के रिसर्च के मुताबिक अक्टूबर 2001 में युद्ध शुरू होने के बाद से 64,000 से अधिक अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। अमेरिका अब तक हुए नुकसान और अपनी नाक के सवाल को पीछे छोड़कर अपने सैनिकों को बुला रहा है। ये बगराम एयरफील्ड की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कभी अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। अब डेरा डंडा उठ चुका है, लेकिन पीछे काफी सामान छूटा हुआ है। 50 बिस्तर का एक अस्पताल, 5,000 कैदियों वाली जेल, बंकर और हथियारबंद गाड़ियां हैं यहाँ। सामान की लूट मची हुई है और सारा सामान बेचने के लिए लोगों ने छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं। मगर सच ये है कि तालिबान बढ़ रहा है और उसका काबू आकर बैठ जाना भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये तस्वीर दिसंबर 1999 की है। विमान इंडियन एयरलाइंस का है और जगह है अफगानिस्तान का कंधार। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इस विमान को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था और कंधार ले गए थे। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। तालिबान ने तब यात्रियों के बदले भारत की जेलों में बंद 3 बड़े आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छुड़ाया था। मौलाना मसूद अजहर यानी जैश-ए-मोहम्मद का सरगना, वही जैश जिसके आतंकवादियों ने कंधार कांड के बाद बल्कि 2 साल बाद संसद पर हमला किया था। कहने का मतलब यह है कि तालिबान अगर अफगानिस्तान में आता है तो भारत के लिए आतंकवाद और बड़ा खतरा हो जाएगा। ये अफगानिस्तान की संसद है और उसको बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन समारोह के लिए काबुल गए थे। पिछले 20 साल में वहां के हाईवेज, रेलवेज, डैम, पावर प्रोजेक्ट्स और स्कूल वगैरह में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुल मिलाकर भारत ने $3 अरब से ज्यादा का निवेश अफगानिस्तान में किया है और इसका नतीजा ये है कि आम अफगानी के बीच भारत को लेकर राय बहुत अच्छी है। लेकिन तालिबान के आते ही इन सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। भारत की योजना अफगानिस्तान में सड़क और रेल लाइन बिछाने और मध्य एशिया तक फर्राटा भरने की थी। उससे चीन के 1 बेल्ट 1 रोड प्लान को बड़ा झटका लगता। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के हटने और तालिबान के लगातार बढ़ने से यह मंसूबा भी जाता हुआ सा लगता है। इस खिलाड़ी को तो आप जानते ही होंगे, राशिद खान। शानदार लेग स्पिनर गेंदबाज, अफगानिस्तान में पैदा हुए, IPL खेलते हैं और हिंदुस्तान में वाहवाही बटोरते हैं। अफगानिस्तान में क्रिकेट बेहद लोकप्रिय है और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अफगानिस्तान की जो नेशनल टीम है दुनिया की ताकतवर टीमों को टक्कर देती है। क्रिकेट ने भी हिंदुस्तान अफगानिस्तान को ऐसे बांधा है कि वहाँ भारतीय टीम के चाहने वालों की एक बड़ी जमात है। मेरा फेवरेट इंडिया है क्योंकि इंडिया क्रिकेट अच्छी खेलती है और मेरे फेवरेट प्लेयर भी इंडिया से है। मैं तो खुद हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि उसके जो प्लेयर है वो भी अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं। मतलब जो बॉलर है जैसे बुमराह को आप देख लो और जैसे बैट्समैन है विराट कोहली, MS धोनी, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है उसमें, इसलिए मैं उसको ज्यादा सपोर्ट। तकलीफ की बात यह है कि तालिबान अगर अफगानिस्तान पर काबिज हो जाता है तो क्रिकेट ही नहीं, सिनेमा, महिलाओं की आज़ादी और आज़ाद ख्याल लोगों सभी के ऊपर शामत आ जाएगी। अब ये वीडियो देखिए। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा की तस्वीर है। पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर तालिबान के आतंकवादी से हाथ मिला रहा है। दोनों तरफ भाईचारा वाला माहौल है। मतलब साफ है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान पिछले दरवाजे से मदद देता रहा है, जिसके आतंकवादियों को अमेरिकी फौज के खिलाफ अपने यहाँ पनाह देता रहा है, अब वही आतंकवादी कमान देने की तैयारी में है, बल्कि अफगानिस्तान में कमान लेने की तैयारी में है। पाकिस्तान को यह लगता है कि तालिबान के आने से भारत के खिलाफ उसका आतंकी अभियान मजबूत होगा, भारत में हमले बढ़ेंगे और अफगानिस्तान से भारत पीछे जाएगा।
अलबत्ता चीन की वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी को अफगानिस्तान और उससे आगे बढ़ाने में फायदा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। यानी एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। यह बात अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार भी समझती है और वह भारत के साथ खुलकर खड़ी है। अच्छा, भारत ने अभी तक जितनी सपोर्ट हमें एयरफोर्स में दी है वो किसी भी मुल्क ने इस रीजन में हमें नहीं दी। ये सपोर्ट सेंट्रल दक्षिण एशिया में हो, इस रीजन के और बड़े ममालिक हो, तो किसी ने भी हमें आज तक इतनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं दिए जितने भारत ने दिए। तो मैं गवर्नमेंट की बिहाफ पे भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ भारत को। सच यह है कि पाकिस्तान यह भूल गया है कि वह आग से खेल रहा है। पाकिस्तान में भी एक तालिबान जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और वह भी पाकिस्तान में ठीक वैसा ही इस्लामिक राज स्थापित करना चाहता है जैसा अफगानिस्तान में तालिबान चाहता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को दिसंबर 2007 में 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर बनाया था, और इसी ने, आपको याद हो, 2014 में पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हमला किया था, 200 बच्चों को मार डाला था। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ने से पाकिस्तान तालिबान के हौसले बुलंद जरूर होंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि वह अफगानिस्तान तालिबान को पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ खड़ा कर लेगा, बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि लाख मुसीबतों में फंसी इमरान सरकार के खेबनहार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी मौलाना और वहां की फौज है, और ये तीनों तालिबान के बड़े हमदर्द हैं। ऐसे में इमरान को हमदर्दी तो दिखानी ही पड़ेगी। इसलिए सवाल जब तालिबान का होता है तो इमरान आरएसएस पर उंगली उठाने लगते हैं। छोटी समझ को भी लकवा मार जाता है। इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए, क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों, अफगानिस्तान के हालात और चीन की चाल को समझ रहा है। इसलिए विदेश मंत्रालय लगातार राजनयिक और कूटनीतिक रास्तों से इस कोशिश में है कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा सरकार है वह बनी रहे। अफगानिस्तान में अपनी जमीन मजबूत करने में चीन भी काफी समय से लगा हुआ है। कारण है अफगानिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर आपको सेंट्रल एशिया या इस यूरोप में जाना है तो अफगानिस्तान से होकर के ही जाना होगा। अफगानिस्तान चीन की वन बेल्ट वन रोड प्लान का अहम हिस्सा भी है, और आज अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश भी चीन ही है। पाकिस्तान के पेशावर से काबुल तक मोटरवे योजना पर भी चीन काम शुरू कर चुका है। अगर आप इसको समझें तो पाकिस्तान को साथ लाने के बाद चीन अब अफगानिस्तान की ओर से भी भारत को घेरने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। यह भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होगा। अशरफ गनी की सरकार बचेगी या तालिबान तख्ता पलट कर देगा। स्थिति आज ये है कि वहाँ उसामा बिन लादेन का अलकायदा भी सक्रिय है और बगदादी का ISIS भी। ये सभी तालिबान के समर्थक हैं। इसलिए अफगानिस्तान की सरकार अगर गिरती है तो यह समझ लीजिए कि अफगानिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ हो जाएगा, दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, और पड़ोस में होने के नाते भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। एक सवाल और है, और वो ये कि 20 साल में भी अमेरिका तालिबान को खत्म क्यों नहीं कर पाया, और इतने भीषण युद्ध के लिए उसके पास पैसा कहां से आता है, यानी तालिबान के पास। इस सवाल का एक ही जवाब है, अफीम। अफगानिस्तान में अफीम की बेहिसाब खेती होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम यहीं पैदा होती है। इसी अफीम से हेरोइन भी बनती है। एक अनुमान कहता है कि अफगानिस्तान में जितनी अफीम हर साल पैदा होती है उसे निर्यात किया जाए तो 105 से 210 अरब रुपए की आमद होगी। तालिबान इसी अफीम की खेती वाले ज्यादातर इलाकों पर कब्जा किए बैठा रहा। वह अफीम के कारोबार के अलग अलग स्तरों पर टैक्स लेता है। खेती करने वाले किसानों से 10% उत्पादन टैक्स, तो हीरोइन में बदलने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं उन पर अलग से टैक्स लगाता है, और अफीम का काला कारोबार करने वाले व्यापारियों पर अलग से टैक्स।
अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा कि उसने अफीम की खेती से लेकर हेरोइन की फैक्ट्रियों तक को तबाह कर दिया है, लेकिन तालिबान की आमदनी जस की तस बनी रही। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह से हर साल तालिबान का हिस्सा लगभग 7 अरब रुपए से लेकर 28 अरब रुपए के बीच होता है। आज भी जो वह युद्ध लड़ रहा है उसकी रीढ़ वही है, अफीम और हेरोइन और उससे होने वाली आमदनी। अफगानिस्तान की खानों और उद्योग धंधों से भी तालिबान को 70 अरब रुपए की कमाई होती है। वैसे अफगानिस्तान में फैक्ट्रियां, कारखाने, खाने कम हैं, लेकिन जितने भी हैं उससे भी वह कमाता है और पाकिस्तान, ईरान, रूस जैसे देशों से भी उसको मदद मिलती है। ये दीगर बात है कि वो इससे हमेशा इनकार करते हैं। कमाई इतनी ही नहीं होती, बल्कि सऊदी अरब, यूएई और कतर में रहने वाले लोग भी इस्लामिक स्टेट की खातिर लड़ने के नाम पर तालिबान को धन देते हैं। आज इसी मदद और अफगानिस्तान के बीहड़ भौगोलिक स्थितियों के बूते तालिबान 20 साल तक अमेरिकी और नेटो फौज के हमलों के बावजूद जिंदा रहा और अब अचानक शैतानी ताकत के साथ खड़ा हो गया है। दरअसल तालिबान के इस रक्त बीज चरित्र के पीछे दुनिया के कई देशों और इस्लाम के पैरोकारों की बड़ी भूमिका रही है। अफगानिस्तान आज की तारीख में दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता। और सत्य में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल नया होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।